और आइए बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ और आपका परिचय करवाते हैं आज के विषय से। आज का विषय हमारा बहुत खास है, संस्कार, अनुशासन और परिणाम, जीवन प्रबंधन की नई दिशा, जिनका हम स्वागत करेंगे आध्यात्मिक लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेवी आदरणीय वीके डॉक्टर रावेंद्र भाई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और भाई जी, आप निरंतर 30 वर्षों से सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, समाज में अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं और जिस तरह लोगों को आप मोटिवेट करते आ रहे हैं कि जीवन के प्रति कि किस तरह से हमको अपने जीवन को सुधारना चाहिए, जीना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आज का विषय जो है हमने लिया है जैसे संस्कार, अनुशासन और परिणाम, जीवन प्रबंधन की नई दिशा। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसी विषय पर प्रकाश डालें। ओम शांति जी। ये जो विषय है संस्कार, अनुशासन और परिणाम, जी। आज हम देखते हैं कि लोग सीधे परिणाम की उम्मीद करते हैं। क्या बात है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे मेरे हिसाब से परिणाम मिल जाए। जी। कई बार ये भी होता है कि हो सकता है कि उस परिणाम की प्राप्ति के लिए जो मार्ग वो अपना रहे हैं वो ठीक नहीं हो, या तो उनके स्वयं के लिए ठीक ना हो, परिवार के लिए ठीक ना हो, या समाज के लिए ठीक ना हो। इसलिए हमें इसको रिवर्स गियर में देखना पड़ेगा। जी। सबसे पहले यदि हम संस्कार को ठीक करेंगे और अनुशासन के साथ में जी। उन संस्कारों को यदि जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और भाई जी, परिणाम की जब बात चली है तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी बच्चों के हो चुके हैं और बहुत सारी परीक्षाएं चल रही हैं। कई जगह परिणाम आ रहे हैं और कई जगह जो हमारे छात्र छात्राएं वो परिणाम के इंतज़ार में हैं। लेकिन कहते हैं ना कि परिणाम जो है वो जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर देता है। जैसा आपने कहा ना कि जिस तरह से हम कर्म करेंगे परिणाम भी हमें उसी प्रकार से मिलेंगे। तो भाई जी, इस प्रश्न का जवाब आपसे चाहने से पहले हमारे साथ नमिता जी जुड़ चुकी हैं भोपाल से, तो उनसे हम उनका प्रश्न ज़रूर पहले ले लेते हैं। नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी। जी। तो मैम, मेरा जनरल क्वेश्चन सर से है कि आजकल के जो युवा हैं उनमें मोबाइल और सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ज्यादा होता जा रहा है जी। जिसके कारण से उनके व्यवहार एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पैदा हो रहा है। जी। जी। तो इस स्थिति से उबरने के लिए मतलब आजकल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत ही सुंदर प्रश्न है जी भाई जी। आजकल के समय के हिसाब से ये प्रश्न ज़्यादातर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया का एडिक्शन इतना बढ़ता जा रहा है। एक तो होती है कि कितनी आवश्यकता है हमें जीवन में, लेकिन उससे ज़्यादा यदि हम यूज करते हैं तो ज़्यादातर उसके परिणाम निगेटिव सामने आते हैं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से भी कई बातें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिस सिखाई जाती है। एक डिजिटल वेलनेस का भी एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, उसमें पूरी की पूरी बातें बताई जाती हैं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि किस तरीके से हम मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज करें, लिमिटेड यूज करें। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स के बारे में भी बहुत सुंदर रीति से समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठकर मैं संक्षेप में ये कह सकता हूँ कि जब आवश्यकता हो तो हम मोबाइल, सोशल मीडिया का यूज करें। यदि आवश्यकता ना हो तो हम सोशल मीडिया तो बंद कर दें, खासकर एग्जाम के टाइम में। क्योंकि हमने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं जिन बच्चों ने टॉप किया है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि उनके सामने यही रहता है, उनके रिजल्ट यही रहते हैं कि भाई मैंने 1-2 साल के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर दिया, दुनिया की निगेटिव बातें मैंने सुननी बंद कर दी, मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज वो कहते हैं ना कि अर्जुन जैसे एक लक्ष्य को साध लिया कि बस हमको सिर्फ दिखाई दे रही है तो मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। जी। तो एक तो ये है। दूसरा, दिन में कुछ समय सुबह उठते ही हम मोबाइल का यूज ना करें। जी बिल्कुल, ये कहना चाहिए रावीन जी, ये आदत बन चुकी है बच्चों ही नहीं बड़ों की भी, कि सबसे पहले जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं तो हम टाइम भी देखने के लिए मोबाइल ही उठाते हैं और उठने से पहले चेक करते हैं मोबाइल में कॉल तो नहीं है, मैसेज तो नहीं है, बैंक वालों के मैसेज तो नहीं है, क्या कोई कह रहा है। मतलब सबसे पहले ईश्वर का नाम लेने से पहले हम मोबाइल की और हमारा हाथ जाता है।
बेड से दूर मोबाइल को रखकर सोएं। जी जी कम से कम 10 फीट की दूरी पर, या हो सके तो दूसरे कमरे में रात में मोबाइल रखकर सोएं। जी 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 तो ताकि सुबह उठते ही हम भगवान का स्मरण करें, कम से कम 5 मिनट जी कंसंट्रेट करके, और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि ए जी। भगवान, ए परमपिता परमात्मा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक और दिन दिया जीवन जीने के लिए, और आज मैं श्रेष्ठ कर्म करूंगा या श्रेष्ठ कर्म करूंगी, और आपके बताए हुए डायरेक्शन पर आज पूरा क्या कार्य बात है, करूंगी। क्या बात है। इसके अलावा रात में मैं आपको वो सारा चीज सुनाऊंगी कि जो मैंने आज दिन क्या भर किया। जिस तरह से जी जी जी। जी। अभी एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं भाई जी हमसे। सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, हेमराज सूर्यवंशी जी जुड़े हैं हमसे। जी जी हेमराज जी। हेमराज सूर्यवंशी मैडम। जी मैं भोपाल से ही बोल रहा हूँ। जी 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 मैं बोलिए। वर्तमान में भारत सरकार का उपक्रम ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जी। उसमें एडवाइजर हूँ एंड क्या बात जियो है। माइनिंग जी, कंसल्टेंट हूँ। अपना अपना प्रश्न बताइए हेमराज जी। मैं आजकल ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। वर्क प्रेशर के कारण कभी कभी स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है। कई बार कर्मचारियों में आपस में तालमेल नहीं रख पाते हैं। जी ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में खुशनुमा माहौल कैसे बनाकर रखा जाए, ये जानना चाहते हैं। बहुत ही उत्तम प्रश्न है हेमराज जी का, और ये शायद भाई जी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी है ये। जिस तरह से अवसाद समाज में बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, अपने आप को संयमित रख पाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी जी हेमराज जी, आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक है, और आज के समय के हिसाब से चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, तो इसलिए ऑफिस में भी वर्क प्रेशर तो बढ़ गया है, क्योंकि हायर ऑफिसर भी हमसे तुरंत रिस्पांस चाहते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। संचार के साधन फास्ट होने के कारण हमें भी उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो इस चीज़ से हम मुकर नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियों को हम कैसे डील कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। जी जब हम जाएं ऑफिस में, तो वहाँ पर घुसते ही हम सबका अभिवादन करें। क्या बात है। बड़े हैं तो उनसे दुआ सलाम करें, नमस्कार करें। छोटे हैं तो उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखें। दिन में कई बार 5-5 मिनट या 2-2 मिनट, जब भी हमें समय मिलता है, चाहे हमें पानी पीने का समय मिलता है या लंच का समय मिलता है, हम उस समय अपने आप को कंसंट्रेट करें, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। और एक विशेष बात, हम ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों का ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें, जी, उनकी तारीफ बिल्कुल, करना ना बिल्कुल। भूलें। जी 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 और जी छोटी छोटी बातों में जी। जो कई बार हम टोक देते हैं उन्हें जी। फील होता है, तो इससे भी हमें बचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई जी किरण देश पांडे जी हमसे जुड़ चुकी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी किरण जी। जी जी मैं किरण देशपांडे भोपाल से बोल रही हूँ, गुलमोहर से। जी जी मैं भाई जी से पूछना चाहती हूँ कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो जी। तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेवारियों में बिजी हो जाते हैं, तो ऐसे में माँ बाप को फिर अकेलापन महसूस होता है। तो जी। क्या मेडिटेशन में कोई ऐसी विधि है जी जो बुजुर्गों के लिए मानसिक सहारा बन सके? जी, बहुत ही बड़ा संवेदनशील प्रश्न किरण जी, जी ने जी। किया है, और कहीं ना कहीं ये सभी को लगता है। जी भाई जी, आप जी, प्रकाश बहुत डालिए। ही संवेदनशील प्रश्न है। और आज के समय के हिसाब से, चूंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे, जी और चाहे वो बच्चा हो या बहू हो, हर कोई जॉब करना चाहता है या कर रहा है, जी या फिर जॉब नहीं भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्क में इंगेज होना चाहते हैं। इस कारण से घर में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनकी तरफ ना चाहते हुए भी जी इग्नोरेंस हो जाती है। इग्नोरेंस हो वो जाती चाहते है। हैं जी, कि हम कुछ करें, लेकिन उनके पास समय नहीं है। जी। और समय होता है तो सुबह शाम का होता है, भाग दौड़ की जिंदगी है, बहुत कम समय दे पाते हैं। जी लेकिन मेडिटेशन में ऐसी विधि है कि जो ओल्ड एज हैं, माँ बाप हैं, वो यदि इस मेडिटेशन को अपना लें तो दिन भर हमें एक साथी मिल जाता है। जी परम पिता परमात्मा को हम अनेक रूपों से याद कर सकते हैं, उनको अपना साथी बना सकते हैं, उसे अपना बच्चा बना सकते हैं, उसे अपना सखा बना जी, सकते बिल्कुल हैं, कहते उसे हैं अपना उनसे बंधु आप बना एक सकते रिश्ता आप हैं। अपना कायम कर लीजिए, उसके बाद जी। आप देखिए आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो
उनसे जब कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा तो दिन में हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, हम उनको साथी बना के उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, दिल की बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। बिल्कुल। और भाई जी, जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कि बच्चे जो है परिणाम की प्रतीक्षा, लेकिन शायद मेरा भी सवाल आपसे प्रतीक्षा करता रहेगा, क्योंकि अभी निशा दीवान जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई जी, मैं निशा बोल रही हूँ, बावरिया कला भोपाल से। मुझे ये पूछना था कि गृहस्थ जीवन में कई जिम्मेदारियां होती है, जैसे बच्चों की परवरिश, घर के बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक रिश्ते निभाना, घर चलाना। तो इतनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए कई बार चिड़चिड़ापन, उदासी, थकान अनुभव होता है। तो ऐसे में मेडिटेशन से कैसे मदद ले सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई जी। हमें लगता है कि हमारे जो जागरूक दर्शक हैं, आप देखिए ना, जिस तरह से आज का जो हमने विषय लिया है, संस्कार, अनुशासन, परिणाम और जीवन प्रबंधन की नई दिशा, तो शायद सभी हमारे दर्शक यही चाहते हैं कि उनके जीवन में जिस तरह से प्रबंधन, जिस तरह से मैनेजमेंट पूरी तरह से कायम रहे, वो हर क्षेत्र में अपने आप को एक बिल्कुल परफेक्टनिस्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं और किस तरह से जीवन को जीना चाहते हैं। आज हम सबको भी ये बताई पड़ रहा है। और आप बताइए अभी निशा जी। निशा जी का जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है, गृहस्थ जीवन से रिलेटेड है। गृहस्थ जीवन में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, घर की जिम्मेवारियां भी होती हैं, और कई बार घर में यदि पत्नी है तो पति जॉब के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, या कई बार पत्नी है तो पति चले जाते हैं। तो इस परिस्थिति में प्रेशर बहुत बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, तनाव होता है, जैसे आपने कहा। लेकिन ये राजयोगा मेडिटेशन एक अचूक औषधि है। घर गृहस्थ को चलाने का सबसे सुंदर तरीका राजयोग है, क्योंकि यदि हम सुबह सुबह मेडिटेशन का डोज ले लेते हैं तो दिन भर हमारे परिवार की गाड़ी वो चलती रहती है। रथ में हम देखते हैं 2 पहिए होते हैं, यदि दोनों पहिए ठीक रीति से कार्य कर रहे हैं, पति और पत्नी रूपी 2 पहिए हैं, यदि कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन कैसा आएगा? हम उनकी बातों को थोड़ा माने, थोड़ा अपनी बातें मनवाएं। हो सकता है कुछ चीज़ों की गलतफहमी हो जाती हो परिवार में, लेकिन हम बैठ के आपसी अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन किसी की बात को काट कर ये चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी आपसी सामंजस्य बहुत आवश्यक होता है, जो आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अभी भाई जी, भगवान दास वर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं मंडीदीप से। आपका भी वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं भगवान दास वर्मा बोल रहा हूँ मंडीदीप से। जी, मैं किसान हूँ, और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग खेती करते हैं तो खेती में कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान हो जाता है, और जरूरत तो फिर पूरी करनी पड़ती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें कोई ऐसी विधि बताएं जो ऐसी स्थिति में मन खुश भी रहे, प्रसन्न रहे, घर में खुशहाली बनी रहे, सबका सामंजस्य बना रहे, जैसे कभी कभी क्या परिवार में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई जी। जी भगवान दास जी, आपका प्रश्न ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, और ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा यौगिक खेती की शिक्षा दी जाती है। अच्छा। एक ग्राम विकास प्रभाग है ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोगा शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत। तो ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा यौगिक खेती की बातें सिखाई जाती हैं। अच्छा। पिछले अनेक वर्षों से हजारों ऐसे किसानों को उन्होंने डेवलप किया है जिनकी पैदावार कम थी, निराशा हताशा में जीवन जी रहे थे, और आज उसका रिजल्ट ये देखते हैं कि यौगिक खेती की ऐसी विधियां उन्होंने डेवलप की हुई हैं। स्वयं हमने देखा है कि इनका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है ब्रह्मा कुमारी इसका माउंट आबू में, वहाँ सैकड़ों एकड़ एरिया में यौगिक खेती के द्वारा ऐसी सुंदर पैदावार डेवलप कर रहे हैं कि केमिकल के द्वारा जो फसल होती है उससे कई गुना ज़्यादा, ना उसमें कहीं साइड इफेक्ट, और पैदावार कई गुना ज़्यादा होती है। यही चीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि खेतों पर जाकर वो मेडिटेशन करते हैं, खेतों पर बैठकर पॉजिटिव एनर्जी फसलों को देते हैं, जिसके द्वारा विदाउट केमिकल वहाँ पर फसल अच्छी होती है, और जो उस फसल के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है उसको जो खाने वाले होते हैं उनका भी माइंड
पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, यानी भगवान दास जी जैसे और भी अन्य किसान जी, जो जी, है जी। इस तरह की पद्धति को अपना सकते हैं, और ताकि काम में भी मन लगेगा और जीवन भी सही जीवन भी चलता श्रेष्ठ रहेगा। होगा। जी बिल्कुल। जी। अब भाई जी, जैसा कि हम अपने उस प्रश्न को लेकर अभी तक आगे चल रहे हैं कि अभी बच्चों को लेकर जब आपसे प्रश्न कर रहे थे उसके बारे में ही हम आपसे जी, बात करेंगे। बच्चों के लिए देखिए, एग्ज़ाम के समय में डायरेक्ट कोई ऐसी विधि अपन अपना लें, इसके बजाय बच्चों को हम साल के शुरुआत से ही उस रीति से हम गाइड करें। जी शुरू से ही, चाहे घर का प्रबंधन, जी चाहे बच्चों के मन का प्रबंधन और खान पान का प्रबंधन, जी इस पे हमें वर्क करना होगा, क्योंकि साल हमारा बीत जाता है और एग्ज़ाम के टाइम में एकदम से बच्चे को भी प्रेशर होता है, माँ बाप को भी प्रेशर होता है कि बच्चे का रिजल्ट कैसे आए। यदि हम प्रॉपर रीति से बच्चे को भी 5-10 मिनट मेडिटेशन सिखाएं तो उसकी भी मेमोरी की, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ेगी, बच्चे का भी मन इधर उधर भटकने से बचेगा, और साथ में उसे जो सब्जेक्ट हैं वो भी वो ठीक रीति से अडॉप्ट कर सकेगा। आज के सब्जेक्ट में जो अनुशासन की बात है, यदि बच्चा अनुशासित है, चाहे वो स्कूल के अंदर अनुशासन है, चाहे घर में अनुशासन है, तो इसका प्रभाव बच्चे के परिणाम पर जरूर पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब परिणाम हमको अच्छे चाहिए तो शायद समाज और परिवार सभी को मिलके उनको इस तरह से गाइड करना चाहिए, उनके जीवन में इस तरह से मैनेजमेंट लाना चाहिए कि परिणाम जो भी हो, लेकिन जीवन के प्रति जो उनकी लालसा है आगे बढ़ने की, वो अंकों में सिमट कर ना रह जाए। अभी ऋषि मोहन जी ग्वालियर से हमसे जुड़ चुके हैं। ऋषि मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैडम, मैं सर से ये जानना चाह रहा था जी कि आज जिंदगी बड़ी भटकाव वाली है, ना केवल युवा लोग बल्कि सभी लोग इतने परेशान से रहते हैं अपने जीवन के पूरे प्रबंधन में। तो ऐसे में जीवन प्रबंधन एक बड़ी बात है, और इस जीवन प्रबंधन को कैसे सही रूप से सही दिशा में ले जाएं कि हमारे युवाओं का भी जीवन अच्छा हो और लोगों का भी जीवन अच्छा हो। अब भटकाव के बीच ध्यान वाली जो बात आप कह रहे थे, वो ध्यान किस तरह से सही रूप से लगाया जा सकता है, इस बारे में भी थोड़ा सा एक बार फिर बताएं। जी, जीवन के प्रबंधन के लिए जीवन किन चीज़ों पर आधारित है? तन, मन और धन। तन का प्रबंधन, शरीर को मैं किस जगह पे यूज कर रहा हूँ। यदि मैंने शरीर को गलत जगह में यूज करना शुरू कर दिया, कहीं से भी कोई मुझे बुलाने आ गए, इधर चलो, और मैंने परिणाम की उम्मीद किए बिना, उसकी परवाह किए बगैर मैंने उसमें सहयोग दिया, हो सकता है कि वो मेरा कदम गलत हो जाए। पहले मुझे सोचना है। सेहत का भी ध्यान नहीं रखा, खान पान का भी नहीं रखा, तो तन में तो जी। और खान पान में यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आगे चल के स्वास्थ्य भी डिटेरियोरेट होगा और स्ट्रेस का कारण बनेगी। मन का प्रबंधन, मैं मन को कहाँ लगाता हूँ? क्या मेरा मन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है? आज कहते हैं कि भाई पॉजिटिव, निगेटिव, सिंपल, वेस्ट, 4 तरह के थॉट्स होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि 90% से ज़्यादा तो निगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं। निगेटिव थॉट, चलिए हिंसा के जो थॉट्स होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स होते हैं, वो हो सकता है ज़्यादा ना हो, लेकिन वेस्ट थॉट, वेस्ट मतलब भविष्य की चिंता, मेरा 20 साल के बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। भविष्य की चिंता में हम apna समय व्यतीत करके वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और साथ में धन का प्रबंधन, धन को मैं किस रीति यूज कर रहा हूँ। मैंने अपने धन का कुछ हिस्सा क्या श्रेष्ठ कार्यों के लिए निकाला है? क्या मेरा धन उन श्रेष्ठ कार्यों में प्रयोग हो रहा है? क्योंकि कहते हैं कि जहाँ धन होगा वहाँ ही मेरा मन होगा। उस हिसाब से तो धन एक तो पवित्र रीति से कमाया हुआ हो और पवित्र कार्यों में प्रयोग हो। और रही बात, जैसे भाई जी ने पूछा मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन की विधियां होती हैं, उसे थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अभी कम समय में नहीं बता सकते, लेकिन कुल मिला के मन को कंसंट्रेट करना और अपने को एक पॉइंट ऑफ लाइट समझकर उस परमात्मा परम शक्ति से कनेक्ट करके उनसे शक्तियां ग्रहण करना, ये मेडिटेशन है। जी बिल्कुल भाई जी, आपने पूरे जीवन को सिर्फ 3 शब्दों में बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, तन, मन और धन। और शायद यही वो जो तीनों चीज़ें हैं जिसमें मनुष्य पूरी तरह से उलझा रहता है, जीवन जीता रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसी में घटता रहता है।
और चाहे अनुशासन में रहने की हम बात करें, चाहे संस्कारों में रहने की बात करें, जीवन प्रबंधन की बात करें, तो शायद इन तीनों चीज़ों को अगर हमने मैनेज कर लिया अपने जीवन में, तो अपने जीवन को पूरी तरह से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। अभी भाई जी, जिस तरह से हम आज का जिस विषय पर बात कर रहे हैं, युवाओं की बात ऋषि मोहन जी ने की थी। आज का युवा बहुत जल्दी अवसाद में आ जाता है। मेडिटेशन तो आपने बताया ही, लेकिन शायद उनको गाइड करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए वो लोग नहीं मिल पाते जिनकी उनकी जीवन में आवश्यकता है, या अपने आप को सहमत रहकर निर्णय नहीं ले पाते। आप उनको क्या संदेश देंगे ऐसे युवाओं को? युवाओं के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है संग दोष। जी जी। गलत संग जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो सबसे पहले युवाओं को और साथ में उनके माँ बाप को भी ये सोचना है कि वो युवा किसी गलत संग में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि बाहर से तो ठीक लगता है, लेकिन पीछे जाकर युवा क्या कर रहा है, क्या सेवन कर रहा है खान पान का, कहीं नशे में तो नहीं कनेक्ट हो रहा है वो। तो ये जो बातें हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान। इस तरह से देखिए, आप ये भी संदेश दे रहे थे अभी उसमें कि किस तरह से कितने सारे युवा खड़े हुए हैं भाई जी, और ब्लड डोनेशन जिस तरह विश्व बंधुत्व दिवस आप शायद बना रहे हैं, तो इस तरह के आयोजन भी ब्रह्मा कुमारी द्वारा युवाओं में संचेतना लाने के लिए किए जाते हैं। जी। ब्रह्मा कुमारी इसका युवा प्रभाग है जो पूरा युवाओं के लिए कार्य कर रहा है। उसके अनेक थीम के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और अभी भी माउंट आबू में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम देख रहे हैं ये सेमिनार। तो ऐसे आयोजन होते रहते हैं, सेंटर लेवल पे होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे होते हैं, और नेशनल लेवल पे भी कार्यक्रम होते हैं। तो चाहे वो वृद्धों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि यदि युवा इसमें समय देंगे तो और डिटेल से इस चीज को बता पाएंगे और समाज के लिए उपयोगी चीज निकल कर सामने आएगी। जी बिल्कुल। यानी जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी जिस युवाओं की हम बात कर रहे थे, तो आप नशे में और इस तरह की चीज़ों में लिप्त होने की बात करें, तो शुरुआत यानी हमको अपने आप से ही करनी होगी। अपने आप से। जी। क्योंकि मेडिटेशन के अंतर्गत सबसे पहले खान पान की शुद्धि बताई जाती है। कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। खान पान एक तो शुद्ध करना है, दूसरा भोजन भी परमात्मा की याद में लेना है। तो जब हम भोजन करेंगे परमात्मा की याद में, तो हमारे खून में पॉजिटिविटी का संचार होगा। तो वो नशे आदि की बातें तो फिर बहुत दूर हो जाती हैं। और नशे के अलावा मांस मदिरा का सेवन भी नुकसानदायक होता है जीवन के लिए। उससे भी यदि युवा वर्ग या समाज दूर रहे, तो वो भी एक बहुत बड़ा न केवल स्वयं के लिए बल्कि देश के लिए भी एक अच्छा कार्य होगा। जी बिल्कुल। भाई जी, हम बच्चों को अभी परिणाम को लेकर जब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा घबराहट आजकल के बच्चों में होने लगी है। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रही है। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में विचलित सा हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये नहीं होगा तो ये नहीं, ये नहीं होगा तो ये नहीं। क्या देखिए, ध्यान तो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, मेडिटेशन अलग हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने चित्त को शांत करने के लिए क्या घर के लोग उनकी तरफ ऐसा कुछ कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, या बच्चे स्वयं अपने आप को आत्मसात करते हुए ये चीज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? हमने गीता ज्ञान सुना हुआ है, और एक बात हमेशा सुनते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। जी। कर्म हमें 100% करना है, उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। लेकिन हो सकता है कि उस समय परिणाम हमारे अनुरूप ना हो, लेकिन कई बातें छुपी हुई होती हैं जो भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती हैं। उस समय के परिणाम से हम ना घबराएं, दूसरा प्रयास करें, और यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम किसी और डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अनेक रास्ते होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई में यदि कमज़ोर होता है तो माँ बाप चिंता करने लगते हैं, लेकिन वही बच्चा स्पोर्ट्स में जाके नाम कमाता है। बाद में माँ बाप को गौरव होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र अभी आ चुके हैं, और नए नए क्षेत्रों में जिसमें अपने बच्चे को इंटरेस्ट है उसमें अपना करियर बना सकता है। तो सिर्फ अंकों के आधार पर उसके जीवन को या उसके परिणामों के आधार पर उसकी योग्यता को हमें शायद जज नहीं करना चाहिए। जी। तो बच्चों के लिए माँ बाप का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसे अंकों के आधार पर ना देखें। यदि बच्चे के अंक कम भी आते हैं तो
को ये देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, और यदि बच्चे के इंटरेस्ट की ओर हम जाएंगे, यदि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि उसमें वो कला जल्दी अडॉप्ट करने की एबिलिटी आ जाए, तो वो हमारे उसके लिए फायदेमंद हो सकता है और माँ बाप के लिए जी भी। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि भाई जी विषय तो आज हमारा ऐसा है कि हमारे दर्शक कंटिन्यू हमको कॉल भी कर रहे हैं, और एक ऐसा विषय है कि हमको लगता है कि जीवन में जितनी अच्छी चीज़ें अगर हम जानते जाएं, सीखते जाएं, तो शायद बहुत सारी चीज़ें, समस्याओं का निवारण हमको मिल सकता है। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को एक अच्छा सा संदेश आपके माध्यम से पहुँचे, ताकि उनके भी जीवन में शांति और सुकून बना रहे। हम दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस वर्तमान समय की भाग दौड़ के समय, और जबकि चारों ओर भय, निराशा, हिंसा का माहौल है, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट समझ के प्रतिदिन परमात्मा से शक्तियाँ लेते रहें, उनसे कनेक्ट रखें, और जीवन की इच्छाएं जो हैं उनको थोड़ा सा सीमित रखकर यदि हम कार्य व्यवहार करेंगे तो हम उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और हमारे जीवन में भी तनाव आदि जो है वो बहुत कम हो सकेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम संदेश के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब दर्शक तक पहुंचना चाहिए। और अब मैं चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा संदेश तो हमारे अभी दर्शकों को दिया कि किस तरह से जीवन प्रबंधन होना चाहिए। एक छोटा सा संदेश हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी हो जाए, ताकि जिस तरह से उनका परिणाम आने वाला है, जब वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो है वो भी जी जी इनका लाभ। छात्र छात्राओं के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले माता पिता की आज्ञा पूरी तरीके से माने। क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए हित की बातें ही सोचते हैं, तो नंबर 1 माता पिता की बातें सोचना। दूसरा, अनावश्यक रूप से जो हम दोस्तों के साथ में समय व्यतीत कर देते हैं उससे भी थोड़ा दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि ये देखने सुनने में तो अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को खोखला करता जाता है। और जो हमारा लक्ष्य है, हमेशा अर्जुन की तरह हमें वो आँख दिखाई देनी चाहिए, अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, और उस ओर ही हमारा प्रतिदिन का कर्म होना चाहिए। यही मेरा बच्चों के लिए संदेश है। जी हमारी अक्सर भाई जी हमारी बहनों की हमेशा यही शिकायत रहती है, कहती है कि हम सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उनके जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं होती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि एक छोटा सा किस तरह से वो अपने जीवन को मैनेज करते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकती हैं, उन तक भी आपकी कोई बात पहुँचे। जी, बहनों के लिए तो सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि बहनें घर का काम मैनेज करती हैं, और भोजन के माध्यम से आप संस्कारों को बदल सकते हैं। क्या बात है जी। जैसा अन्न वैसा मन। भोजन पकाने वाले, परोसने वाले की मन की स्थिति का प्रभाव खाने वाले पर पड़ता है। तो आपके हाथ में तो मुख्य हथियार ही है संस्कारों का। तो पॉजिटिव माइंड से भोजन बनाएं, और भोजन परोसने के टाइम में भी यही संकल्प रखें कि इस भोजन को जो करेगा उसके संकल्प पॉजिटिव होते जाएंगे, घर में शांति स्थापित हो जाएगी, तो ये बहुत बड़े टूल्स की तरह कार्य करेगा। जी बिल्कुल। और पुरानी कहावत भी है भाई जी, कहते हैं कि दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो पेट से होकर जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, और शायद वो इसीलिए कहते थे क्योंकि जिस तरह से हम अन्न ग्रहण करते हैं, उसी तरह से हमारी मानसिक स्थिति और मन जो है वो भी उस तरह से होता जाता है। आप प्रबंधन की जब बात कर ही रहे हैं, हमारी महिलाओं के लिए आपने अच्छा संदेश दिया, युवाओं के लिए दिया, छात्र छात्राओं के लिए दिया। भाई जी हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे भाई बहन अभी जिस तरह से ऑफिस और कार्यालय में बैठे रहते हैं, या जिस तरह से आजीविका के लिए बाहर जाते हैं, अपने परिवार का बहुत सारा दायित्व उनके सर पर रहता है, तो वो किस तरह से अपने जीवन को सहमित करते हुए, और वो कैसे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो भी कार्य का दबाव महसूस करते हैं वो सेवा भाव समझ के करें। ये संकल्प रखना है कि मुझे यह कार्य परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, कार्य करने वाला भगवान है, केवल मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाकर वो करवा रहा है। अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, ट्रस्टीपन की भावना। मैं केवल ट्रस्टी हूँ, भगवान के कार्य
करने का मैं निमित्त हूँ। जी, जी। तो इस आधार पर काम करेंगे तो कार्य का जो बोझ है वो महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मालिक कोई और है, भगवान है, उसका कार्य है और मैं अपना उसमें 100% दूं। उसके बाद उसके बारे में अनावश्यक रूप से मुझे चिंता नहीं करनी है कि कार्य होगा या नहीं होगा। मुझे जैसे डायरेक्शन मिले हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें सबका कल्याण है, उस रीति से मैं कार्य करता जाऊं। कार्य कर सकते हैं जी, बिल्कुल भाई जी। यानी हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि अपने कार्य करने से पहले ही ईश्वर को सौंप दीजिए कि ये आपका ही कार्य है और अब आपको संभालना है, तो शायद वो चीज़ें हमारे ऊपर फिर कभी ना कहीं ऐसे बोझ जैसी नहीं लगेंगी। सारे कार्य जो है वो संयमित रूप से होते जाएंगे। भाई जी, सभी को आपने बहुत अच्छा संदेश दिया और किस तरह से हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, आशावादी होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर निश्चित रूप से सभी जन जन में अगर ये भावना आ जाए और एक सकारात्मक सोच सबके अंदर डेवलप हो जाए, तो जिस तरह से जो घटनाएं हम अक्सर सुनते हैं कि सुसाइड वाली, अवसाद वाली या मेंटली डिप्रेशन वाली, वो शायद बहुत कम हो जाएंगी। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में अनेक वर्षों से देखा गया है कि यदि हम मेडिटेशन को अपनाते हैं तो निगेटिविटी और वेस्ट थॉट हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। और यदि निगेटिविटी और वेस्ट थॉट दूर होते हैं तो डिप्रेशन, चिंता, हताशा, निराशा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से बहुत दूर चली जाती हैं और हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ गुणों का संचार होने लगता है, तो हम श्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल भाई जी, हम भी अक्सर यही बोलते हैं कि सबसे पहले जो है अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो सबसे पहले एक नेक इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आज सभी को बहुत प्यारे संदेश यहाँ तक पहुँचाया, सभी तक आपका आशीर्वाद पहुँचा है कि किस तरह से सभी लोग अपने अपने जीवन को, अपने अपने कार्य को किस तरह से प्रबंधन करते हुए अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। और इस जानकारी के लिए, उस संदेश के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, हम इसको कंटिन्यू भी करें तो लोग जो है नई नई बातें, नई नई चीज़ सीखते जाएंगे और शायद उनकी समस्याओं का समाधान भी आपकी बातों में मिलता जाए। तो आज के लिए समय का इशारा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, इस वादे के साथ कि पुनः आप यहाँ हमारे बीच उपस्थित होंगे और दर्शकों के बीच ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से जो है हमें भाई जी ने बताया कि जीवन में अगर प्रबंधन आ जाए या जीवन संयमित हो जाए तो किस तरह से हमारा जीवन आसान हो जाता है। हम बहुत सारे रोल इस जग में निभा रहे हैं। अगर हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक प्राणी होते हुए, बाहर है तो बाहर भी अगर आप एक माँ हैं, पिता हैं, रिश्तों में रिश्तेदारी निभाते हुए, तो हर एक रोल को आपको भी बहुत ही अच्छे से निभाते हुए चलना है। यही जीवन है और यही जीवन का प्रबंधन है।